ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े थे, उससे पहले विलोम शब्द पढ़े थे। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, एक नया प्रकरण ले रहे हैं जो कक्षा 6 से लेकर 8, 9, 10 और 11, 12 यहाँ तक की जो स्नातक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए भी यह प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। और वह प्रकरण है दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। प्रकरण शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल में जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वह आपको कैसे लग रहे हैं, आप उसमें और क्या चीज़ हमसे चाहते हैं, क्या अपेक्षा हमसे रखते हैं, जिससे हम आपके लिए और बेहतर अच्छी व्यवस्था हम आपके लिए कर सकें, जिससे आपका जो सीखना, सिखाना, पढ़ना और पढ़ाना है वो और अच्छा हो सके। यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी कोई भी समस्या हो, हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को लेकर आपको पढ़ते समय या पढ़ाते समय कहीं भी कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए और हमसे प्रश्न पूछिए, हम उसका निश्चित रूप से आपको समाधान करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर। यहाँ सब एक शब्द हमें उसके लिए लिखना होता है, जिससे हमारा जो वक्तृत्व क्षमता है, हमारी जो हमारा शब्दकोश है वो विस्तारित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कथन वो दिया जा रहा है, जिसके लिए हमें एक शब्द लिखना है, हमें उसकी रचना पर विचार करना है और उसमें यह देखना है कि उस वाक्यांश में, उस वाक्य में, उस कथन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। उस सबसे महत्वपूर्ण बात को लेकर हमें यह विचार करना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके लिए एक शब्द, छोटा शब्द क्या हो सकता है। जब हम उसके लिए हम एक शब्द पता कर लें, तब हमें पता चलेगा, तब हम उसके लिए उसके उपयुक्त बाकी जो उस वाक्य का जो पूर्ति है कि वो उसमें उस शब्द को लेकर कुछ करा रहा है, करने के लिए मना कर रहा है या कुछ भी, तो उस शब्द को लेकर फिर हम उसमें उपसर्ग या प्रत्यय आदि लगाकर हम फिर उस वाक्यांश को लेकर एक पूरा शब्द हम बना लेते हैं जो उसी अर्थ को जो है वो अभिव्यक्त करता है। तो हमें सबसे पहले उस कथन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो उसमें हमें दिखाई दे रही है, वह हमें पता करनी होती है। देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। समझ लीजिए, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, एक वाक्यांश है जो पहले न हुआ हो। अब देखिए, ये वाक्यांश है जो पहले न हुआ हो। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो पहले ना होने वाली है, कि जो पहले, यानी जो पहले, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है पहले, ठीक है ना। अब इसी पहले को लेकर ये प्रश्न, ये वाक्यांश दिया गया है, जो हो या ना हो, ये बात है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले। अब पहले के लिए हमें अब सोचना यह है कि हम पहले के लिए एक छोटा शब्द जो हम यूज कर सकते हैं, जो प्रयोग कर सकते हैं, वह क्या हो सकता है। और फिर हम उसके साथ ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़ दें या कौन सा प्रत्यय जोड़ दें जिससे इस पूरे वाक्यांश का जो अर्थ है वह शब्द देने लगे। तो देखिए, अब जैसे जो पहले न हुआ, अब पहले, तो पहले के लिए हम एक शब्द का चयन करते हैं, पूर्व। पूर्व कहते हैं पहले को। हालांकि पूर्व के दूसरे और भी अर्थ हैं, पूर्व दिशा भी है। तो हम जो है पूर्व शब्द हम अगर लें तो हम देखें कि पूर्व हमने ले लिया, पूर्व का मतलब पहले। अब
इसमें क्या है, और अगली बात क्या है, इसमें न हुआ हो, जो मतलब पहले न हुआ, मतलब एक नकारात्मक, हमें इसमें इस शब्द के साथ हमें नकारात्मकता जोड़नी है। तो हमने विलोम के समय में हमने बताया था कि अगर जो चीज ना हो यानी अभाव वाली स्थिति में हम शब्द के साथ जो है वो आ जोड़ते हैं। तो देखिए हम पूर्व के साथ जो है आ उपसर्ग हम जोड़ देते हैं, तो बिल्कुल ये शब्द हमारा बनता है अपूर्व। देखिए हमारा शब्द बनता है अपूर्व। अब जो अपूर्व शब्द का अर्थ है, अब आप देखिएगा, वह इस कथन के अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा है कि अ मतलब नहीं, जो ना हुआ हो, जो ना हो, और पूर्व मतलब पहले, जो पहले न हुआ हो, अर्थात अपूर्व। तो देखिए ये हमने ये समझकर वाक्यांश के जो महत्वपूर्ण बात थी उसको समझकर हमने अपूर्व एक कथन, जो कथन के लिए जो शब्द है वहां तक हम पहुंच गए, वहां हमने शब्द खोज लिया अपूर्व। ऐसे ही अब आप देखिए, और चलिए हम आगे चलें। जो कम खाता हो, अब इसमें दो बातें हैं। एक है कम, चूंकि खाने के बारे में बात हो रही है, और कैसे खाता, कम यानी कम। और एक बात है खाने की। अब खाने को है ना कहते हैं आहार, आहार यानी भोजन जो खाया जाता है। अब जो खाने वाला होता है उसे हम कहते हैं आहारी। तो अब खाने वाले वाली बात तो हमें एक पता चल गई कि हमने शब्द ढूंढ लिया कि आहार कहते हैं भोजन को, खाने को, और खाने वाले को आहारी। तो हमें शब्द मिल गया आहारी। अब इसमें और क्या पूछ रहा है कि जो कम खाता हो। अब हमें कम का और यहां सामंजस्य करना है इस शब्द के साथ, तो आहारी। अब कम के लिए एक शब्द है अल्प, यानी थोड़ा, कि जो थोड़ा खाता हो, कम खाता हो। अब देखिए, अब इसको अल्प को जो है, चूंकि कम खाने की बात कर रहे हैं, तो आहारी हमने ढूंढ लिया है। अब आहारी से पहले ही हमें कम जोड़ना है। तो देखिए हम अल्प के साथ जब आहारी जोड़ देते हैं तो हमें यह शब्द मिल जाता है अल्प आहारी, यानी अल्पाहारी। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए, इस वाक्यांश के लिए हमें शब्द मिल गया अल्पाहारी, यानी जो कम खाता हो। अल्प मतलब थोड़ा, और आहारी मतलब खाने वाला, यानी जो कम खाने वाला हो या जो कम खाता हो उसे हम कहते हैं अल्पाहारी। ऐसे ही देखिए ये वाक्यांश है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो हम दूसरे की बात कर रहे हैं, कि हम कोई दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे के संदर्भ में बात कर रहे हैं, दूसरी चीज को हमें खोजना है जो दूसरा ना हो और समान। अब देखिए दूसरे के लिए एक शब्द है द्वितीय, संस्कृत का शब्द है द्वितीय, कहते हैं दूसरा, दूसरे नंबर का। और अब चूंकि हमें इसमें क्या है कि ना हो, दूसरा ना हो, तो दूसरा तो हमने ढूंढ लिया, इसमें अद्वितीय है। और ना हो तो मतलब वही अभाव वाली बात जैसे हमने अपूर्व में देखी थी। तो अब हम अगर इसमें जो द्वितीय है, अगर हम इसके साथ आ उपसर्ग जोड़ दें जो नकारात्मक है, तो देखिए ये शब्द बन जाता है हमारा अद्वितीय। अब द्वितीय का मतलब जो दूसरा ना हो, द्वितीय का मतलब जो दूसरा हो, वही जो दूसरे नंबर पर आता हो वही द्वितीय है। तो जो दूसरे नंबर पर हो वो हमने ढूंढ लिया, उसके लिए द्वितीय। अब अगर इस द्वितीय के साथ हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये नकारात्मक में हो जाता है, और इसका अर्थ वही निकलता है जिसकी हमें जरूरत है, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वह अद्वितीय है। देखिए ये बिल्कुल ये अद्वितीय शब्द जो है इसको व्यक्त कर रहा है। अब देखिए एक और आप सेंटेंस लेते हैं कि इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, लोक है। देखिए लोक, अब लोक कहते हैं दुनिया, संसार को। तो जो इस संसार का है, अब लोक हमने ढूंढ लिया कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो दुनियादारी की बात हो रही है, लोक की बात हो रही है, तो उसके लिए शब्द हमारे पास लोक है, हमने ढूंढ लिया। अब जो लोक से संबंधित हो, अब इसमें जो है हम सोचते हैं लोक से अब संबंधित बात की ओर बात कर रहे हैं, ये जो लोक से संबंधित हो, तो हमने इसके साथ एक प्रत्यय अगर हम जोड़ लें तो ये जो है लौकिक हो जाता है, लौकिक हो जाता है। अब लौकिक का मतलब सीधी सी बात है जो इस लोक का हो, जो इस दुनिया का हो, जो इस संसार से संबंध रखता हो वो लौकिक।
ठीक है। तो हमने लोक से हम लौकिक तक पहुंच गए, लोक से हम लौकिक तक पहुंच गए, यानी पहुंचने वाले मतलब लोक से संबंधित, यानी जो लोक का हो वहां तक हम पहुंच गए। लौकिक शब्द, इस लोक के माध्यम से हम लौकिक तक पहुंचे। अब हमें इसका वही नकारात्मक हमें फिर शब्द हमें बनाना है, इसको जो ना हो, तो वही हमने अ उपसर्ग जो है वो हमने अगर इसके साथ जोड़ दें तो देखिए ये बन जाता है अलौकिक। अब लौकिक जो इस लोक का हो, जो इस दुनिया का हो, और जो अलौकिक जो इस दुनिया का ना हो, तो देखिए बिल्कुल जो इस लोक का ना हो वह जो है अलौकिक शब्द हमने एक ढूंढ लिया है इस वाक्यांश के लिए, इस शब्द के लिए, इस वाक्यांश के लिए, या बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द भी इसको कहते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए। अब देखिए आपको अगर ध्यान हो तो हमने जो पर्याय जो विलोम शब्द में हमने जब पढ़ाए थे तो हमने बताया था, उसमें हमने बताया था जैसे अजर, हमने पर्यायवाची में भी हमने बताया है कि पर्यायवाची क्या होते हैं, किसी अर्थ को, एक अर्थ को व्यक्त करने वाले जो बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उसमें हमने आपको अजर वहां बताया था कि जर मतलब बुढ़ापा, और जर बुढ़ापे का हमने ढूंढ लिया कि जर जो है बुढ़ापा, और अ जिसको ना हो नेगेटिव अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में, तो हमने जर के सामने आ जोड़ा तो ये शब्द बन गया हमारा अजर। और अजर का मतलब अजर मतलब बुढ़ापा, जो बूढ़ा हो, बूढ़े, और जो ना हो तो वो अजर। तो सीधी सी बात हो गई, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो जो है अजर कहलाता है, अजर हो गया। ये बात हमने पर्यायवाची में भी। यहां दोस्तों एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो हमारे विलोम शब्द हैं, जो पर्यायवाची शब्द हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो हैं, इन सबका जो अवधारणा है, इन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग एक जैसा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं इनका जो अवधारणा है वो अर्थ के ऊपर निर्भर है। देखिए पर्यायवाची में भी हमने आपको बताया था कि अजर कौन, जो बूढ़ा ना हो, बूढ़ा ना कौन होता है, तो ये अजर हमने बताया था कि देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। क्यों प्रयुक्त होता है? कि वो बूढ़े नहीं होते, इसलिए उनको अजर कहते हैं। बस वही बात हमने यहाँ देखिए, वही बात है पर्यायवाची में भी हम ये बात बता चुके हैं, अजर को हमने पढ़ाया था आपको। ऐसे ही अगर हम विलोम में अगर हम जाएंगे, अगर हम जब विलोम में करें तो जर बूढ़ा और अजर जो बूढ़ा ना हो, तो देखिए विलोम में, तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही अवधारणा पर आधारित तीनों प्रकरण हैं। तो आप इस वाले प्रकरण की तैयारी के लिए जरूरी है कि आप हमारी जो विलोम शब्द वाली जो हमने वीडियो बनाई थी और जो पर्यायवाची शब्द वाली हमने वीडियो बनाई थी, आप उनको जरूर देखें। वहां पर आपको इस विषय की और विस्तार से जानकारी मिलेगी। बिल्कुल जो बात हम यहां बता रहे हैं वह बातें हम वहां भी बता चुके हैं। वो कैसे पर्यायवाची कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, वो कैसे, तो वही यही बात है वहां पर भी। तो उन दोनों वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, इससे आपके इस प्रकरण को समझने में आपको और सुविधा होगी और बहुत सारे शब्द आपको वहां भी इसके मिल जाएंगे। आगे चलिए हम देखते हैं एक और सेंटेंस, एक और वाक्यांश, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। अब महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर, सीमा है कि सीमा ना होने की बात करें। अब सीमा को देखें, अब सीमा तो सीधी सी बात है, सीम एक उसमें इसका और जो मतलब सूक्ष्म शब्द है वो है सीम, सीम कहते हैं सीमा को। तो अब हमें इसका मतलब ये तो इसके लिए तो हमने शब्द ढूंढ लिया कि सीम। अब जिसकी, अब सीम, अब उसमें क्या है, सीम तो कहते हैं जो सीमित हो, जिसकी एक बाउंड्री हो, और जिसकी ना हो तो उसका हमें निषेध करना है, नकार करना है। तो नकार के लिए हम इसके साथ अ उपसर्ग हम जोड़ देते हैं, तो ये शब्द हमारा बनेगा असीम। अब देखिए, जिसकी सीमा ना हो वो असीम। आ जो सीम के साथ जब हमने आ जोड़ दिया तो बिल्कुल इस अर्थ की हमें अभिव्यक्ति जो है, इस वाक्यांश के अभिव्यक्ति जो है असीम शब्द से हो जाती है। यानी हम देखिए सीमा से असीम तक हम पहुंच गए बड़ी आसानी से। और देखिएगा आगे, जिसे भुलाया न जा सके। देखिए जिसे भुलाया न जा सके। अब यहां महत्वपूर्ण बात है भूलने की, भुलाए जाने की। अब भूलने के लिए जो शब्द है वो देखिए स्मरण शब्द हम प्रयोग करते हैं। स्मरण तक तो हम पहुंच गए। अब अगर इसके साथ में हम अगर वी जोड़ देते हैं तो ये इसका विलोम हो जाता है, यानी वो हो जाता है विस्मरणीय।
यानी स्मरणीय और विस्मरणीय। जो स्मरणीय है, जो याद करने योग्य है, वह तो कहलाएगा स्मरणीय। देखिए एक और नया शब्द यहां मिल गया है हमको कि जो याद करने योग्य है वह तो हो गया स्मरणीय, और जो भूलने योग्य है वह हो गया विस्मरणीय। वह जो भूलने योग्य है वह हो गया विस्मरणीय। और जिसको भुलाया ना जा सके, जिसको भूला ना जा सके, अब इसके साथ अगर हम अ उपसर्ग और जोड़ दें तो विस्मरणीय हमने ढूंढ लिया था। विस्मरणीय मतलब जो उसके भूलने के योग्य हो। अब जिसको भुलाया ना जा सके, इसमें हमने अ और जोड़ दिया, तो देखिए अविस्मरणीय ये शब्द हमारा, हम यहां स्मरण से, भूलने से यानी याद करने से हम देखिए कहां तक पहुंच गए, स्मरणीय, अविस्मरणीय तक हम पहुंच गए। जिसको भुलाया ना जा सके वो हो गया अविस्मरणीय। और देखिए एक शब्द देखिए, जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो, इस वाक्यांश में क्या महत्वपूर्ण है? अंधत्व की बात, अंधा होने की जो बात है वो महत्वपूर्ण है। अब अंधा के लिए शब्द आता है एक अंध। देखिए शब्दों में भी हम जो यहां शब्द दिए हुए हैं उसमें से भी उसका जो लघु रूप है हम उसको ढूंढें, उसको खोजें, क्योंकि हमें एक शब्द खोजना है और वो भी कम से कम विस्तार वाला। तो अब अंधा, अंधा मतलब अंध, तो अंधा हमें देखिए मिल गया है। अब अंध की तो बात हमें मिल गई, अंधे की तो बात हमें हो गया, हमें उसके लिए हमने शब्द खोज लिया, अंध हो गया। शर्त क्या है यहां कि जन्म से अंधा हो। अब जन्म और हमें इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी है, तो अगर हम अंध के साथ, अंध से पहले अगर जन्म जोड़ दें तो देखिए कि जन्म और अंध, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध। देखिए बहुत आसानी से हम वहां तक पहुंच गए। जन्म से जो अंधा है वह जन्मांध हो गया। ऐसे ही अब एक और हम नया वाक्यांश लेते हैं कि जो नया नया आया हो या जो नया आया हो। अब देखिए आने के लिए, आने वाले के लिए हम शब्द यूज करते हैं, हम शब्द प्रयोग करते हैं आगंतुक, यानी आने वाला या जो आया हो, उसके लिए हमने शब्द खोजा आगंतुक। और ये क्या कह रहा है? नया शब्द की बात और कर रहा है ये, नव आगंतुक। ठीक है, अब नए की ओर हमें एक उपसर्ग या कोई ऐसा जोड़ना है जो हम आगंतुक के साथ जिसे हम जोड़ सकें। अब हमने जो है, अब देखिए नव जो है, नव को मीनिंग होता है, नव का अर्थ होता है नया, तो देखिए बिल्कुल हम, हमारे पास वो शब्द जो है वो बन जाता है। अगर आगंतुक से, वो आगंतुक से पहले अगर हम नव जोड़ दें तो नया और आगंतुक तो नवागंतुक, मतलब जो नया आया हो या जो नया नया आया हो या जो अभी अभी आया हो। तो देखिए हमने इस आने वाले शब्द से, आने आगंतुक से हम देखिए नवागंतुक तक पहुंच गए। तो दोस्तों इसी तरह से जो वाक्यांश दिया हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, पहले हम उसका शब्द खोजते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया पर्यायवाची शब्दों में भी हमने आपको बताई थी और यही प्रक्रिया हमने विलोम शब्दों में भी आपको बताई थी। उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा इसको तैयार करने के लिए। तो ठीक है मित्रों, हम और इससे आगे चलेंगे। अब देखिए हम एक और उदाहरण लेते हैं, कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु। अब देखिए यहां महत्वपूर्ण बात क्या है इस वाक्यांश में? वस्तु यानी आकृति। ठीक है, तो हम वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी आकृति की बात कर रहे हैं, तो आकृति हमने शब्द देखिए ढूंढ लिया है। अब इसमें और क्या शर्त है? कलाकार द्वारा। अब कला से हमें और जोड़ना है इसे, तो अगर हम इसके सामने, आकृति के सामने अगर हम कला और जोड़ दें तो यह शब्द हमारा बन जाता है कलाकृति। कला मतलब कला, आर्ट, आर्ट कौन? जो कला से संबंधित हो। तो देखिए कलाकार के द्वारा बनाई गई वस्तु मतलब कलाकृति। देखिए हमने बनाई गई वस्तु से यानी आकृति से हम कहां तक पहुंच गए? कलाकृति तक। ऐसे ही अब देखिए हम चलते हैं एक और सेंटेंस, बहुत तेजी से चलने वाला। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है? चलने वाला। चलने को कहते हैं गामी, गमन करने वाला, गामी, गम मतलब जाना और गामी मतलब जाने वाला। तो अब जाने वाला हमें मिल गया। अब शर्त और क्या है इसमें? तेजी से। अब तेजी के लिए अगर हम इसके सामने द्रुत शब्द जोड़ दें, द्रुत कहते हैं तेज को,
तो अगर हम गामी से पहले अगर द्रुत जोड़ दें तो यह शब्द बन जाता है द्रुतगामी, जो बिल्कुल इसी शर्त को हमारी पूरा करता है, बहुत तेजी से चलने वाला, अर्थात द्रुतगामी। ऐसे ही एक और हम वाक्यांश लेते हैं, जो कठिनाई से मिले। अब यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, मिलने की है। मिलना कहते हैं प्राप्त होना, मिलना मतलब प्राप्त होना, और उसके लिए एक बहुत छोटा सा शब्द है लभ, जो संस्कृत का है लभ। लभ कहते हैं लाभ को, मिलने को, प्राप्त होने को। और अब वो तो हम मिल गया, मिलने वाली बात तो हमें पूरी हो गई, चले हमने एक सूक्ष्म शब्द हमने ढूंढ लिया। और उसके साथ शब्द क्या है, मुश्किल से, दुर कहते हैं मुश्किल से। जो अब अगर हम लव से पहले दुर जोड़ दें तो इसका मतलब देखिए बिल्कुल वही अर्थ हमारा निकल आता है कि जो कठिनाई से मिले, जो मुश्किल से मिले, वह दुर्लभ है। तो देखिए अब हम और एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्यांश लेते हैं, जो नभ में विचरण करे। अब विचरण मतलब चलना, चारण करना, घूमना। तो उसके लिए देखिए संस्कृत में शब्द है, देखिए जब जितने भी जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं उनके लिए हमें संस्कृत का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत में ही सूक्ष्म शब्द हैं, छोटे छोटे लघु शब्द हैं जो एक विस्तृत अर्थ देते हैं। तो इसलिए हमने अब देखिए विचरण मतलब चर, घूमने वाले को चर कहते हैं। तो हमने वहां संस्कृत में हमारे पास शब्द है चर, चर कहते हैं घूमना। तो अब कहां चर, कहां विचरण, कहां घूमना, नभ, आकाश में। तो देखिए अगर चर से पहले हम नभ जोड़ दें तो यह शब्द हमारा बनता है नभचर, और जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो नभ में विचरण करे, जो नभ में चारण करे, जो नभ में घूमने का काम करता, वह जो है वो नभचर है। तो देखिए बिल्कुल हमारा वहां तक पहुंच गए हम, नभचर। इसी तरह से एक और वाक्यांश, जो शरण में आया हो। अब आने के लिए हमने देखिए उसमें भी बताया था आगंतुक में, तो वहां शब्द है आगत। देखिए आगत, वहां आगंतुक था, यहां आगत है, दोनों एक ही उससे बने हैं, एक ही आने से बने हैं। तो आगत, आगत कहते हैं जो आया हुआ हो, जो आया हुआ हो उसे आगत। अब कहां आया हुआ हो, इसमें एक और शर्त है, शरण में। अब शरण हमने अगर इसके आगत से पहले अगर हम शरण और जोड़ दें तो शब्द हमारा बनता है शरणागत। और देखिए बिल्कुल शरणागत शब्द जो है हमारे इस अर्थ में बिल्कुल सटीक बैठता है, जो शरण में आया हो वह शरणागत। इसी तरह से एक और वाक्यांश, जो सब कुछ जानता हो। अब जानने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा शब्द है ज्ञ, ज्ञ। तो ज्ञ जो है वो संस्कृत का शब्द है। अब ज्ञ कहते हैं जानने वाले को, जो जानता हो, है ना। और अब क्या जानता हो, सब कुछ जानता हो, सब वाली विशेषता हमें और जोड़नी है, तो उसके लिए शब्द है सर्व। अब अगर हम ज्ञान से पहले अगर सर्व को जोड़ दें तो हमारे पास शब्द बनता है सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ जो है आप देख रहे हैं, इसका वही अर्थ है कि सर्व मतलब सब कुछ और ज्ञ मतलब जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाला हो वह सर्वज्ञ। देखिए पूरा हो गया है। अब हम एक और वाक्यांश लेते हैं, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो। अब यहां क्या महत्वपूर्ण बात है, तिथि, निश्चित तिथि। अब तिथि जो है देखिए हमारे पास शब्द है तिथि, तो तिथि, तिथि हमारे पास यहां शब्द है, और इसके क्या साथ इसमें और जुड़ा है, अतिथि। जो ना नकारात्मक जो हमें है वो यहां हमें जोड़ना है, नकार वाली बात। तो अगर हम तिथि के सामने जोड़ दें, आज उपसर्ग अगर हम जोड़ दें तो वो नकार में हो जाएगा, तो वो हो गया अतिथि। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो वह जो है अतिथि। एक और हम देखते हैं वाक्यांश कि जो सरलता से प्राप्त हो। अब प्राप्त की हमने, हमारे पास एक छोटा शब्द है लभ, जो हम पहले भी हमने बताया है, दुर्लभ में जैसे हमने बताया था। तो लभ, लभ मतलब जो प्राप्त हो, जो हमें मिला हुआ हो, लभ। और शर्त क्या, और इसमें क्या शर्त जुड़ी है वाक्यांश में, जो सरलता से। अब सरल अगर हम सु अगर हम जोड़ दें, जो सु का जो अर्थ है वो सरलता से है, तो जो भली भांति मिल जाए हमें, आसानी से मिल जाए, उसके लिए हम अगर सु उपसर्ग जोड़ दें यहां, तो लभ से पहले अगर हम सु जोड़ दें तो यह बनता है सुलभ। तो सुलभ का मतलब जो है देखिए वही अर्थ होता है, जो सरलता से प्राप्त हो वह है सुलभ। तो देखिए दोस्तों, यह सुलभ
हमने बता दिया कि जो सरलता से प्राप्त हो वह सुलभ है। तो देखिए ये अब आप इसको समझ गए होंगे पूरे प्रकरण को। तो मित्रों देखिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें यह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है और आप हमसे और क्या चाहते हैं और किस तरह की हमसे आप और अपेक्षा रखते हैं। तो ठीक है मित्रों, हम फिर मिलेंगे अगले प्रकरण में, तब तक के लिए नमस्कार।